वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट मैथ्स मॉक टेस्ट फर्स्ट। सो मैथ्स का मॉक टेस्ट लेके आए हैं जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ये आप खुद भी सॉल्व करो और देखो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 10। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ पी इज। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पी की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, ये पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपको गिवन क्या दिया है कि ये तीनों पॉइंट्स कौन से कोलिनियर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, इस तरह से होंगे ये पॉइंट्स। अगर एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो इनसे तो ट्राइंगल नहीं ना बनने वाली। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं रही। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा भी होगा आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको यहाँ पे लगा। सो अगर आपको 3 ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों, ठीक है, ऐसे 2 डिमेंशन में, सो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका होता है विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो जाता है। अब क्योंकि ये पॉइंट कोलिनियर है तो ये पूरा एक्सप्रेशन, ये पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम इक्वेट कर सकते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट है, इनसे ट्राइंगल तो बनेगी। तो ट्राइंगल का एरिया कितना, जब ट्राइंगल ही नहीं बन रही तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। बस अब वैल्यू पुट करनी, यहाँ से पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। सो हाफ इंटू x1, ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 y2 x3 y3, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। x1 आ गया -5, y2 आपका आ गया p, y3 आपका -2 है तो एक माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा आपका, प्लस x2 आपके पास 1 है, y3 आपका -2 है, माइनस y1 आपका ये देखो यहाँ पे 1 है, ठीक है, प्लस x3 आपका 4 है, y1 आपका 1 है, माइनस y2 जो है वो आपका p है, इज इक्वल टू 0। ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये इसको उधर शिफ्ट कर दो, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं, ये 2 को 2 यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज इक्वल टू -5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -5 टाइम्स p प्लस माइनस -5 2 10, ये हो जाएगा -3, तो बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, सो -3 बचेगा। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, +4 - 4p इज इक्वल टू 0। p वाली टर्म्स को उधर शिफ्ट कर दो, देखो -5p एंड -4p हो जाएगा -9p, जब उधर शिफ्ट होगा तो +9p हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास बचेगा -10 -3 इज -13 +4, और इधर आपके पास आ जाएगा 9p, क्योंकि -5p -4p हो गया -9p, जब इधर शिफ्ट किया तो +9p। अब ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो p विल बी इक्वल टू, ये देखो -13 + 4 हो जाएगा -9, और ये वाला 9 जब इधर शिफ्ट किया तो ये आके डिवाइड हो गया अपॉन 9 विच इज इक्वल टू -1। सो p की वैल्यू होगी -1। सो डी पार्ट इज योर आंसर। तो ये फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आपको आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। x1, फिर उसके आगे y1 वाले 2 माइनस करने, इसी के आगे वाले देखो, ये अगर x1 है ना तो x1 लिखना है, फिर ये आपका इसके नेक्स्ट वाला y का जो कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, ये y2 ये y3, इन दोनों को माइनस कर दिया, फिर x2 लिखा, x2 आपका ये है ना, तो आगे चलो y, ये y3 माइनस y1 कर दिया, ठीक है, फिर x3 आपका ये है, तो इससे आगे वाले 2 ये आ जाएगा y1 माइनस y2 आ जाएगा। तो एक पैटर्न में है ये फॉर्मूला, इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, बस ये पैटर्न को पहचानो, फॉर्मूला मेमोराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज ए प्राइम नंबर इफ 2 डाइज आर थ्रोन। अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं, आपको पता है जो सैंपल स्पेस बनता है उसमें 36 एलिमेंट्स आते हैं, वो 36 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज ए प्राइम नंबर, दोनों डाई पे जो नंबर आएगा उनका अगर सम करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम एक प्राइम नंबर होगा। तो पहले आपको सैंपल स्पेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सैंपल स्पेस शॉर्ट में लिख दो, जरूरी नहीं है पूरा लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 डाइस का सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1, इस तरह से पूरा सैंपल स्पेस लिखो। ये हो गया सैंपल स्पेस आपका। जब 2 डाइस को रोल करेंगे, अब क्या कह रहा है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो अब बस चेक करना आपको किस किस का प्राइम नंबर हो रहा है। पहले देखो 1 + 1 2 इज अ प्राइम नंबर, तो एक तो ये वाला इवेंट तो आपका फेवरेबल आएगा। फिर नेक्स्ट है 1 और 2, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, तो ये भी आपका फेवरेबल इवेंट है, इनको मार्क कर लो। 1 + 3 4 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर नहीं है, छोड़ दो। 1 + 4 5 इवन नंबर है, तो ये आ जाएगा 1 + 5 6 हो जाएगा, विच इज नॉट अ इवन नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, ठीक है। 1 + 6 7 हो जाएगा, तो ये भी प्राइम नंबर है, इसको भी मार्क कर लो। 2 + 1 3 प्राइम नंबर, ये इनका सम 4 हो जाएगा, विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 + 3 5 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 6 है, ये 7 है, ये प्राइम नंबर होगा। 2 + 6 8 है, प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 + 1 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। ये 5 है इनका सम, ये प्राइम नंबर, इनका सम 6 आ गया, इनका सम 7 प्राइम नंबर, 8 आ गया, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 5 आ गया, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है प्राइम नंबर, ये 7 आ गया इनका सम, ये भी प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, ठीक है। 5 + 1 6 हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये 7 हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 + 3 8 नहीं है प्राइम नंबर, 9 नहीं है प्राइम नंबर, 10 नहीं है प्राइम नंबर, 11 प्राइम नंबर है। 6 + 1 7 7 इज अ प्राइम नंबर, 8 भी नहीं प्राइम नंबर, 9 भी नहीं, इनका सम 10 आ गया, ये भी नहीं प्राइम नंबर, 11 आ गया, 11 इज अ प्राइम नंबर, और 12 भी नहीं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर जिन भी 2 नंबर्स का सम प्राइम था वो हमने काउंट कर लिया। कितने फेवरेबल केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो 15 आपके फेवरेबल केसेस हैं, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं, 36। 3 के टेबल से काट दो, 5/12, ठीक है। 5 3 = 15 और 12 3 = 26। सो 5/12 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, if the price of 12 apples and 8 bananas is Rs 128 and the price of 11 apples and 17 bananas is 156, find the price of 2 apples and 3 bananas। तो 2 इक्वेशंस यहाँ से आपकी बनेंगी, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन बन रहा है। हम लेट कर लेते हैं, एक एप्पल की कॉस्ट x है और एक बनाना की कॉस्ट y है, ठीक है। हमने क्या लेट किया, लेट कर लो, एक एप्पल की कॉस्ट x है और एक बनाना की कॉस्ट y है। तो फिर
इन सब की कॉस्ट कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। अगर एक एप्पल की कॉस्ट x है तो 12 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 12x। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 12x प्लस अगर एक बनाना की कॉस्ट हमने y लेट किया तो 8 बनानास की कितनी हो जाएगी 8y, और ये कॉस्ट तो हमें दी हुई है इज इक्वल टू 128। ये बन गई आपकी पहली लीनियर इक्वेशन। फिर दूसरी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जो दूसरी स्टेटमेंट दी हुई है 11x प्लस 17y इज इक्वल टू 156। अब ये दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, इनको आपको सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड से क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं, एक वेरिएबल वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। बट उसके लिए होना चाहिए किसी एक वेरिएबल जिस वेरिएबल को कैंसिल करना है उसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्स को हमें कैंसिल करना है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 11 है, तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसको सैम करना होगा। सैम कैसे होगा, इस इक्वेशन को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस इक्वेशन को 12 से, तो ये एक्स का कोफिशिएंट सैम हो जाएगा। सो करो, इस पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 11 से, और इस पूरी इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 12 से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई किया, ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो x का कोफिशिएंट सेम है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। देखो इसके कोफिशिएंट मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, y का कोफिशिएंट बड़ा है, इसका बड़ा है, तो इस इक्वेशन में से मैं ये वाली इक्वेशन माइनस करूंगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, ये वाली इक्वेशन को क्या है, ये 132x प्लस 88y इज इक्वल टू 1408, और दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइंस चेंज हो जाएंगे, तीनों टर्म्स प्लस किए हैं, तीनों माइनस की हो जाएंगी। ये प्लस और माइनस का 132x कैंसिल हो जाएगा, 204y माइनस 88y इट विल बी 116y इज इक्वल टू, इनको माइनस करोगे यू विल गेट 464। अब 116 इधर जाकर डिवाइड होगा, यू विल गेट y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सीधा 4 से ये कट जाएगा, y की वैल्यू 4 आ गई। y की सो ये y की वैल्यू आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में, जिस मर्जी में आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। सो y इज इक्वल टू 4 पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, यू विल गेट 12x प्लस यहाँ y की जगह 4 आएगा, 8 4 से 32, 32 इज इक्वल टू 128, 32 उधर जाके माइनस, सो 12x विल बी इक्वल टू 128 माइनस 32, यू विल गेट 96, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 96 अपॉन 12 विच इज इक्वल टू 8। सो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना था, 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास की कॉस्ट फाइंड करनी थी। 2 एप्पल्स एंड 3 बनानास, तो एक एप्पल की कॉस्ट हमने फाइंड कर ली x की वैल्यू, क्योंकि x ही माना था, एप्पल की कॉस्ट को 8 है, तो 2 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 8 टू 16 प्लस अगर एक ये y की कॉस्ट, y जो है हमने माना था एक बनाना की कॉस्ट, सो y की वैल्यू 4 आई, तो 3 बनाना की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 4 12, सो 16 प्लस 12 इज योर आंसर विच इज इक्वल टू 28। सो 28 RS 28 सी पार्ट। तो लेंथी था क्योंकि इक्वेशंस थोड़ी लेंथी थी, कोफिशिएंट से कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन ईजी है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको निकालना है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फाई। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, सो फाई इसको मैं लिख सकता हूँ यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करनी है आपको फाई के साथ। तो इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन एलिमेंट्स। किसी भी सेट की जब हम फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो वो आंसर वो सेट खुद आता है, तो यूनिवर्सल सेट ही आने वाला है इसका आंसर, दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर। ठीक है ना, देखो ये आ गया यूनिवर्सल सेट। और फाई सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं कॉमन होगा, क्योंकि फाई सेट में तो कुछ है ही नहीं ना एलिमेंट, तो कॉमन की तो बात ही कहां से आएगी। ठीक है, सो बी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ऐसा कब होता है, जब जो वॉलंटरी मैट्रिक्स होती है, ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मैट्रिक्स। देन आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस पूरे की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। देखो यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, और यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको आने चाहिए। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस 3 टाइम्स a इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस बी का क्यूब। ये आ गया a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला लगाया मैंने, प्लस अब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, b कितना है i का क्यूब, और माइनस 7a एज इट इज। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल करो, जैसे आई क्यूब माइनस का आई क्यूब प्लस का कैंसिल, जैसे ये माइनस की टर्म है 3a स्क्वायर आई, और यहाँ पे 3a स्क्वायर आई प्लस का, ये भी हो गया कैंसिल। क्या बचा आपके पास, a क्यूब 2 बार है, a क्यूब प्लस a क्यूब हो जाएगा 2 टाइम्स a क्यूब, फिर ये 3ai स्क्वायर ये 6 टाइम्स ai स्क्वायर हो जाएगा, 6 टाइम्स a इंटू आई स्क्वायर, और क्या बचा, और ये बचा आपके पास 7a माइनस 7a। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, a क्यूब क्योंकि हमें a स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो इसलिए इसको ब्रेक करके लिखो, a क्यूब को a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं इसको, प्लस 6 टाइम्स आई स्क्वायर आई होता है, और आई के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये 6a ही आएगा, सो 6a माइनस 7a। ठीक है, आई के साथ मल्टीप्लाई करने पे किसी भी मैट्रिक्स को वो मैट्रिक्स खुद आती है। ठीक है, और आई की पावर जो मर्जी हो, आंसर आई ही आता है, आई रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू आई ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बिकॉज a स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, सो a स्क्वायर की जगह आई आ जाएगा 2ai, यहाँ प्लस 6a माइनस 7 है तो माइनस a बचेगा। ठीक है, अभी बताया मैंने i इंटू a करेंगे तो a ही आएगा, सो 2a माइनस a इज इक्वल टू a, सो आपका आंसर आ गया a मैट्रिक्स, सो आपका आंसर होगा a पार्ट a। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर्स आपको दी हुई हैं, इनका वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं फाइंड करके आ जाना, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट ऑफ क्या हो जाता है i, यहाँ पे j, यहाँ पे k, यहाँ पे पहले जो आपका वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स 3
-1 2 और यहाँ पे जो सेकंड वेक्टर है उसके कोफिशिएंट्स 1 -2 3। अब जस्ट डिटरमिनेंट को ओपन कर दो और इसको सॉल्व कर लो। क्या आएगा आई इंटू आई वाली रो और कॉलम छोड़ना है। कौन से एलिमेंट बचेंगे? ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। -3 और बीच में माइनस आएगा एक फॉर्मूले का और एक माइनस आएगा जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा। -2 इंटू 2 -4 तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ठीक है, फिर जे के साथ माइनस आता है, आपको पता -j टाइम्स इंटू जे के साथ माइनस आता है। ठीक है, जे की रो छोड़ी कॉलम छोड़ा तो क्या बचेगा? 3 3 = 9 -2 1 = 2। फिर प्लस के साथ प्लस आएगा के इंटू के का रो और कॉलम छोड़ा तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं। देखो ना, के का ये आ गई रो और ये आ गया के का कॉलम, ये छोड़ा तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले इसको इसके साथ -6 फिर एक फॉर्मूले का माइनस आएगा और 1 इंटू -1 -1 आएगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, -3 + 4 1 बचेगा, दैट इज सिर्फ आई आएगा। ठीक है, ये 7 हो जाएगा -7j और यहाँ -5 बचेगा, दैट इज -5k। सो वेक्टर प्रोडक्ट ये आ रहा है विच इज ए पार्ट i -7j -5k। अगर इसी का मुझे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए बोलता फिर सिंपली क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना था, इनके कोफिशिएंट्स को। अगर डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना था तो i -2j + 3k, सिर्फ i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। 3 यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 3 1 3 आ गया। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है तो माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 11। तो ये जो 11 डी ऑप्शन में दिया था ये इनका डॉट प्रोडक्ट था। Question number 7. Calculate the compound interest at 4% per annum for 2 years on the principal that has Rs 800 as simple interest on same rate and for same time. तो आपको पहले गिवन क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज आर की वैल्यू दी है 4% और टाइम भी आपको दिया हुआ है, टाइम इज 2 years और साथ में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है। प्रिंसिपल नहीं दिया, उसकी जगह दिया कि एक प्रिंसिपल है उस पर अगर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 800। तो आपको फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 800। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, और ये दिया हुआ है 800, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 100 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। P की वैल्यू आपको नहीं दी, P यहाँ से निकलेगा। रेट आपको 4% दिया और टाइम आपको 2 दिया, इज इक्वल टू हो जाएगा 800 इंटू 100 करेंगे तो 80,000 हो जाएगा। ठीक है, ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 2 4 8 हो जाएगा, 8 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो प्रिंसिपल जो आपका आएगा वो आएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 8, तो ये तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करने पे तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। पी की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू, उसके लिए पहले अमाउंट फाइंड करना होगा। सो अमाउंट विल बी इक्वल टू, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाई 100 रेज टू पावर t। सो वैल्यू पुट कर दो, प्रिंसिपल आपका 10,000 इंटू 1 प्लस r आपका 4 है, सो 4 बाई 100 रेज टू पावर टाइम कितना 2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10,000 इंटू ये हो जाएगा 104, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 100 का स्केयर, तो स्केयर जब करोगे यू विल गेट 10,000 इंटू 104 बाई 100 इंटू 104 बाई 100। ठीक है, स्केयर कर दिया, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0। सो 104 इंटू 104 करना है, वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी विच इज इक्वल टू 10816। ये अमाउंट आ गई। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? दैट विल बी इक्वल टू अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ठीक है, प्रिंसिपल 10,000 था, अब 2 साल के बाद बैंक में आपका पैसा कितना हो गया? इतना हो गया। तो कितना इंटरेस्ट लगा? इन दोनों को माइनस करना होगा। सो सामने दिख रहा है 816 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा विच इज इक्वल टू सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें सामने दिख रहा है 2 फंक्शन दिख रहे हैं, एक साइन एक्स क्यूब है और एक साइन एक्स है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगने वाला है, जहाँ पे भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सीधा नहीं फाइंड कर देना, देखो सीधा फाइंड करेंगे तो आपको पता है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x² और साइन एक्स का होता है cos x। ठीक है, इस तरह से करोगे तो गलत हो जाएगा। ये भी देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखो 3x² इंटू cos x। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहले पहला फंक्शन ऐसे ही लिखना है और दूसरे की डिफरेंशिएशन करनी है, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगी, प्लस फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही लिखना है। ठीक है, और पहले की डिफरेंशिएशन करनी है, दूसरा फंक्शन ऐसे ही लिखा sin x और पहले की डिफरेंशिएशन कर दी, वो आ जाएगी 3x²। तो ये आपकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। ये कहाँ पे है? x³ cos x 3x² sin x। तो सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फाउंड। तो ये क्या क्वेश्चन आपका, ये आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइन करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है वो आपके पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, और 4 वॉवल्स हैं। अब इनमें से आपको पहले सेलेक्ट करने हैं हाउ मेनी वर्ड्स, आपको वर्ड बनाना है, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवल्स कैन बी फाउंड। तो पहले तो आपको ये कॉन्सोनेंट आपको सेलेक्ट करने होंगे 3, कितने में से? 7 में से। तो कितने वेज में कर सकते हैं, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं हम, जब भी कुछ चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो उनमें से कुछ आपको उठानी हो, कुछ सेलेक्ट करनी हो तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आएगा। जब आपके पास कुछ चीज़ों को आपको अरेंज करना हो तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा 7C3। तो इतने वेज में मैं 7 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स चूज कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली वॉवल्स देखो, 4 में से हमें कितने वॉवल सेलेक्ट करने हैं? 2 वॉवल सेलेक्ट करने हैं। सो इन 2 आ जाए, एंड है ना बीच में, देखो एंड, तो इसलिए मल्टीप्लाई आएगा 4C2। क्या इतना ही आंसर होगा? नहीं, अभी तो ये सिर्फ मैंने 7 में से 3 कॉन्सोनेंट चूज किया और 4 में से
दो वॉवल्स चूज किया। अब क्या करना है, अब इन 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवल्स में से इनको मिला के एक वर्ड बनाना है। कितने लेटर का वर्ड बनेगा, 5 लेटर का, क्योंकि 5 हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, 3 कॉन्सोनेंट से 2 वॉवल है। तो 5 लेटर्स को आप क्या करना है, सेलेक्ट नहीं करना है। वर्ड बनाने के लिए क्या करना होता है, अरेंजमेंट करनी होती है, ठीक है। एक लेटर की अरेंजमेंट को मैं चेंज करूंगा तो वर्ड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अब अरेंजमेंट वाला फॉर्मूला, दैट इज यहाँ पे अब परमुटेशन वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो 5 में से 5 ही हमें अरेंज करने, 5 के 5 ही अरेंज करने ना। अगर यहाँ पे दिया होता कि 4 वर्ड वाला बनाओ, वर्ड 4 वर्ड वाला, 5 में से 4 वाला, तो 5P4 आता, ठीक है। इतने वेज में वो बन सकता था, लेकिन हमारे पास 5 वर्ड अवेलेबल हैं जो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, जिनमें से 3 कॉन्सोनेंट है, 2 वॉवल है, और 5 में से 5 अल्फाबेट वाला वर्ड ही बनाना है, दैट इज 5P5 आएगा। और आपको पता है NPN जो होता है वो N के इक्वल होता है, N फैक्टोरियल के इक्वल होता है। NPN इज इक्वल टू N फैक्टोरियल। तो 5P5 किसके इक्वल होगा, 5 फैक्टोरियल के इक्वल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो यही आपका आंसर होगा। इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर, तो सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या, NCR का फॉर्मूला लगाओ, विच इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 - 3 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ भी फॉर्मूला लगाओ 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 2 फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करो। सो ये मैंने इनको ओपन कर दिया। ये 7 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक जैसे ही ओपन किया तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, वो 6 आ गया, और ये 6 और 6 भी कैंसिल। यहाँ पे देखो ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 2 ज़ा 4। अब कर दो मल्टीप्लाई, क्या बचेगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 7 5 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70, 73 ज़ा 210, 210, और साथ में ये 120 भी है इंटू 120। सो 120 210 को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 25200। सो दिस इज योर आंसर, दैट इज डी पार्ट इज योर आंसर। सो कुछ नहीं करना था, यहाँ पे कॉम्बिनेशन परमुटेशन के दोनों फॉर्मूले यूज करने थे। पहले देखो कॉन्सोनेंट्स दिए थे, तो हमने 7 में से 3 कॉन्सोनेंट अगर आपको सेलेक्ट करने तो कितने वेज में कर सकते हैं, 7C3 में, ठीक है। 4 वावल में से 2 वावल सेलेक्ट करने थे, ठीक है, तो वो हो जाएगा 4C2। फिर इन ये जो 5 आपके पास अल्फाबेट आई, दैट इज 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वावल्स, उनमें से आपको वर्ड बनाने थे, ठीक है। वर्ड बनाना था सबको यूज करके। वर्ड बनाया जैसे 5 क्योंकि कुछ बोला नहीं है, जब कुछ बोला ना जाए तो समझ जाना जितने आपको अल्फाबेट दिए हैं उतने ही अल्फाबेट वाला वर्ड बनाना है आपको, ठीक है। अगर दिया जाए तो फिर वो लेना है। तो 5 अल्फाबेट वाला वर्ड बनाना है, दैट इज यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है इनकी, ठीक है। इनकी पोजीशंस को चेंज करेंगे तभी जाके तो नया वर्ड मिलेगा, ठीक है। जब अल्फाबेट की पोजीशंस को चेंज करते हैं, दैट इज उनको डिफरेंटली अरेंज करते हैं, तभी जाके नया वर्ड मिलता है। तो यहाँ पे परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा, 5 में से 5 ही अरेंज करने, तो 5P5 विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल ही आएगा। यहाँ पे 5P5 भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इफ f of x इज इक्वल टू, तो ये आपको एक फंक्शन दिया है, देन f of x प्लस f of 1/x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो f of x की वैल्यू तो यही है, तो f of x की वैल्यू लिखो पहले, x³ माइनस 1/x³, प्लस आप क्या करना है, प्लस करना है f of, अब यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर क्या है 1/x। तो जब भी किसी फंक्शन की वैल्यू निकालनी हो किसी पॉइंट पे, तो कुछ नहीं करना होता है, जहाँ जहाँ पे x होता है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल इसी फंक्शन में आपको अगर f of 2 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट करना होगा, ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/x पुट कर दो, तो यहाँ पे x है तो यहाँ 1/x आ जाएगा, तो 1/x का क्यूब हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे x है 1 अपॉन में, तो यहाँ पे 1/x आ जाएगा, 1/x का क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा, ये देखो ये माइनस का और ये प्लस का ये तो कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास x³ माइनस, ये x पे क्यूब आएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, न्यूमिनेटर में, माइनस x³, ये भी हो जाएगा कैंसिल, यू विल गेट 0 एज योर आंसर। सो ये थे आपके 10 MCQs ऑन मैथ्स का मॉक टेस्ट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।